ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश की सियासत की धुरी बार बार सिर्फ एक ही जगह आ टिकती है, यानी कि अल्पसंख्यक विरोध। और वो इसलिए क्योंकि अगर आज देखें तो बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने जो बयान दिया वो अपने आप में प्रदर्शित करता है कि पार्टी की मानसिकता दरअसल क्या है और उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है उत्तर प्रदेश में इतिहास के साथ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मानती है, ऐसा लगता है, कि मुगलिया सल्तनत का इतिहास हिंदुस्तान की विरासत है ही नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के तमाम विधायक तक जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, इस बात को क्यों कहते कि मुगलिया इतिहास दरअसल आक्रांताओं का इतिहास है और उसे किसी भी तरह से जोड़ा नहीं जाना चाहिए भारतीय संस्कृति से। और इसी विवाद की जड़ बन गया है ताजमहल। ताजमहल बनाने वाले ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान से सभी हिंदुओं का सर्वनाश करने का काम किया था। ऐसे लोगों को अगर आज भी इतिहास में नाम होगा तो यह दुर्भाग्य की बात है और मैं गारंटी के साथ आपसे कहता हूं कि इतिहास बदला जाएगा। ताजमहल और उससे जुड़े इतिहास पर हुंकार भरने वाले ये हैं मेरठ के सरना से बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहां का इतिहास? मेरठ की एक रैली में उन्होंने कहा कि मुगल सम्राट बाबर, अकबर और औरंगजेब गद्दार थे और इनका नाम इतिहास के पन्नों से निकाल दिया जाएगा। कलंक कथा जो किताबों में लिखी गई है, चाहे अकबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, उनके इतिहास को निकालने का काम कर रही है सरकार। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूं, इतिहास बदलने का दम भरने वाले संगीत सोम कह गए, ताजमहल को बनवाने वाले ने अपने पिता को कैद किया था, यानी औरंगजेब ने। आप भी सुनिए संगीत सोम का ऐतिहासिक ज्ञान कि ताजमहल को बनाने वाले ने अपने बाप को कैद किया था, जबकि हकीकत यह है कि 1648 में ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में कराया था और आखिरी दिनों में उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें जेल में डाल दिया था। हालांकि इससे पहले जून में खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि ताजमहल भारतीय संस्कृति का परिचायक नहीं है। ताजमहल और मुगल सम्राटों को लेकर विवाद पहली बार नहीं है। यूपी के पर्यटन विभाग की तरफ से जारी बुकलेट में ताजमहल को जगह नहीं मिली थी। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब जैसे जैसे मामला गरमाने लगा तो आखिरकार संगीत सोम को भी लगा कि मामले पर सफाई देनी चाहिए। संगीत सोम सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन सफाई देने का अंदाज इतना है और ऐसा है कि स्पष्ट है कि संगीत सोम को अफसोस नहीं है। होना भी क्यों चाहिए? जो विचारधारा उनकी है और जिस लाइन पर वो चल रहे हैं वहां पर अफसोस की जगह होनी भी नहीं चाहिए। घुमा फिरा के कहा जा रहा है, मैंने ये कहा है कि ताजमहल की हिस्ट्री नहीं है तो हिस्ट्री बनाने वालों की देखनी चाहिए। बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो इतिहास हम लोगों के, हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ाया जाना चाहिए। जो भी ताजमहल बनाने वाले थे या जो लोग जो मुगल यहाँ आए, मुगल कोई हिंदुस्तानी तो थे नहीं, वो आक्रमणकारी थे, बाहर से आए और उन्होंने आकर आक्रमण करा। उन्होंने कितने अत्याचार किए और जैसे मैंने क्रम वाइज बताया, अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, काशी में शिव मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई और इसी तरीके से मथुरा में कृष्ण जी का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। तो ये सारे अत्याचार जो किए कांग्रेस ने केवल और केवल वोट बैंक की खातिर इतिहास को गलत तरीके से लिखवाया गया और गलत तरीके से पढ़ाया गया। इसलिए ये इतिहास सही आना चाहिए कि मुगलों ने क्या अत्याचार किया। और मैं कभी ताजमहल का विरोधी नहीं था, ना मैं ताजमहल का विरोधी हूं। ताजमहल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुगलिया सल्तनत का विरोधी हूं, क्योंकि मुगलिया सल्तनत एक आक्रांता सल्तनत है। जाहिर सी बात है इस बात को लेकर अब जबरदस्त विवाद हो रहा है और विपक्ष की प्रतिक्रियाएं अपने अंदाज से आ रही हैं। If what he says is true that the Taj Mahal is a symbol of traitors, built by traitors, then why is Mr. Modi going to Red Fort and hoisting a national flag on a place which was built by traitors? Will Mr. Modi stop hoisting national flag from a place which is identified built by traitors? 700 साल का इतिहास को वो ख़त्म करना चाहते हैं, जो कि हम गंगा यमुना तहजीब कहते हैं, उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। और क्योंकि उनका झगड़ा ख़ास तौर पर मुसलमानों से है और मुसलमानों का जो योगदान रहा है भारत की संस्कृति में,
और भारत के इतिहास में उसको वो छिपाना चाहते हैं, उसको वो नकारना चाहते हैं। जो 1000 साल जो हुकूमत चली देश में, वो एक तरह से ब्रिटिश जैसा इस देश को इन्वेड किए थे। सिमिलरली कई मुस्लिम लीडर्स, मुगल रूलर्स ने इस देश को बर्बाद किया है। तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्पष्ट है। 1000 साल का हमारा इतिहास दरअसल हमारा इतिहास नहीं है, बल्कि आक्रांताओं का इतिहास है, और इसलिए हमें अपने इतिहास को सन 1000 में ही आकर रोक देना चाहिए, क्योंकि 1000 से लेकर 1947 तक का इतिहास आक्रांताओं का इतिहास है। और यह हम नहीं कह रहे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज नेशन से खास बातचीत में स्पष्ट तौर से कहा था कि मुगलिया सल्तनत या मुगलिया सुल्तान आक्रांता थे, उन्हें वैसे ही देखा जाना चाहिए, उन्हें हम महिमा मंडित नहीं कर सकते। आपके एक बयान पर भी काफ़ी हलचल मची थी जब आपने एक सभा में ये कहा कि अगर हमें अपनी संस्कृति का परिचायक देना है तो हम ताजमहल को, क्यों हमारे पास गीता है। मैं एग्जैक्ट वर्ड आपके नहीं रख रहा, लेकिन आपका भाव कुछ इस तरह का था, और उसे लेकर भी कहा गया कि भाई ताजमहल तो हमारी धरोहर है, आप उसे अलग करके गीता की बात कर रहे हैं। आपका आशय क्या था और उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया गया? ताजमहल एक स्मारक हो सकता है, ताजमहल एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन ताजमहल आस्था का प्रतीक नहीं है जी। एक पर्यटन स्थल हो सकता है, एक स्मारक हो सकता है, लेकिन वह भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है, इसको नहीं माना जाना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, भारत का प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से आप ताजमहल को आगे रख सकते हैं जी। हम लोग भी इसको पूरी तरह वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको हर प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अगर भारतीयता की बात आएगी, भारत की पहचान की बात आएगी, तो हम उसको रामायण और गीता तक लेके जाएंगे। ये भारत की पहचान है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे केरल पर आक्रामक हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यह मानना है कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वामपंथी दलों के लोगों का लगातार प्रहार होता है। ऐसे में राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी की सरोज पांडे, जो कि अब सांसद नहीं हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले के नीचे उतर भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि केरल में अगर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की जाती है तो जो लोग उन्हें आंखें तरेरते हैं, उनकी आंखों को बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता उनकी आंखों को निकाल लेंगे। अब जरा आप समझिए किस हिंसात्मक भाव से इस तरह का बयान दिया जा रहा है, और यह बयान अपने आप में प्रदर्शित करता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी किस नीति पर आगे बढ़ना चाहती है। हम लोगों ने जो ये मार्च की शुरुआत की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है, वो इसलिए की है कि आने वाले समय में अगर बार बार हमारे कार्यकर्ता के साथ में इसी प्रकार से आंख दिखाने की स्थिति होगी तो हम घर में घुसकर आंख निकाल देंगे, ये तय बात है। और आइए आपको दिखाते हैं कि इस बयान के बाद, सरोज पांडे के इस बयान के बाद रिएक्शंस क्या आ रही हैं। अब ये आंख निकाल लेने की भाषा भाजपा की महामंत्री अगर बोल रही हैं तो मेरी घोर आपत्ति है इस पर। आंख निकालने का अधिकार हिंदुस्तान का कानून किसी को नहीं देता है। फिर आप भी अपराधी, जो वो कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं, तो दो अपराधी हो गए। अगर कहीं हमला होता है तो वहाँ की सरकार को, वहाँ की पुलिस को हमलावरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, पर किसी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री को ये अधिकार नहीं मिल जाता किसी घर में घुस के आंख निकाल ले। ये सब बातें भड़काने वाली हैं और ये सब जिम्मेदार हैं हिंसा के लिए। अगर ये जुबान लोकतंत्र की जुबान हो जाएगी तो लोकतंत्र का कत्ल हो जाएगा। इसकी शुरुआत ये कर चुके हैं। राजनीतिक हिंसा कहीं भी हो, हम उसके खिलाफ खड़े हुए हैं।
लेकिन अगर राजनीति में संवाद का माध्यम हिंसा और नफरत हो जाएगी ना, तो राजनीति में कुछ नहीं बचेगा। लोक जीवन में खून के छींटे ही सिर्फ दिखाई देंगे। ये हिंदुस्तान की राजनीति का कभी स्वरूप और कभी स्वर नहीं रहा। इस स्वर से बाज आएं। मैं सीपीएम और भाजपा और संघ तीनों पार्टियों के नेताओं से संयुक्त रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में हिंसा का और वैमनस्य का कोई स्थान नहीं है। सीपीएम के और भारतीय जनता पार्टी के सभी बुद्धिमान नेताओं को साथ बैठ करके विचार विमर्श कर हिंसा पर रोक लगानी चाहिए और वैचारिक तौर पर एक दूसरे का विरोध करने में लोकतंत्र की खूबसूरती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर कितने आक्रामक हैं, ये आप लगातार देख रहे हैं। आपने देखा संगीत सोम का बयान, आप देख रहे हैं किस तरह से सरोज पांडे ये कहती हैं कि अगर केरल में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी होती है तो ठीक उसी अंदाज में बदसलूकी होनी चाहिए या उससे कहीं ज्यादा बढ़कर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। सुब्रमण्यम स्वामी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राम मंदिर का आलाप एक लंबे अरसे से आलाप रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने दरअसल डेडलाइन दे दी है। उनका कहना है कि अगली दीपावली तक राम मंदिर अयोध्या में तैयार होगा, और ये बात वो डंके की चोट पर कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 2019 के चुनाव से पहले अगर राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ या राम मंदिर का निर्माण न हुआ तो शायद भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपोर्टर बेस बीजेपी के साथ नहीं रहेगा। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के साथ बनना निश्चित है अगले साल। मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर बनने के बाद 1 साल के अंदर कृष्णा भी आपको मिल जाएगा और काशी विश्वनाथ भी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो विवाद है वो सारे हमारे पक्ष में है। अयोध्या में राम मंदिर कब बनेगा ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपना ही राग अलाप रहे हैं। मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो, लेकिन स्वामी ने राम मंदिर निर्माण के तारीख का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर के मार्च में सारा बहस पूरा हो जाएगा और मई में निर्णय आ जाएगा, और उसके बाद सारी जो मंदिर की जो सामग्री है वो सब प्री फैब्रिकेटेड है। इसके माने सिर्फ जोड़ने की बात रह गई है, जोड़ने की बात रह गई। तो मुझे तो विश्वास है कि अगले दिवाली तक राम मंदिर में आप लोग पूजा करने के लिए जा सकें। स्वामी को भरोसा है कि अगली दिवाली तक अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन स्वामी के इस बयान पर न तो विपक्ष के नेताओं को यकीन है और न ही मुस्लिम धर्मगुरुओं को। पार्लियामेंट का चुनाव नजदीक आ रहा है तो ये लोग फिर भगवान राम का मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता भगवान के राम पर इनको छोड़ेगी नहीं। ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब राम की तिजारत करने वाले हैं। ये लोग सिर्फ राम के नाम पे वोट लेते हैं, इनको राम से कोई लगाव नहीं है, ये सुविधा के राम भक्त हैं। तो पहले से ये कहना कि फला डेट या फला तारीख से मंदिर या मस्जिद का कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, ये अपने आप में हम समझते हैं कि अदालत की जो सैंक्टिटी है और अदालत की जो अहमियत है उसके खिलाफ। राम मंदिर की सियासत अपनी जगह है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस केस का स्टेटस क्या है। राम जन्मभूमि केस की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इस केस के दस्तावेज संस्कृत समेत 7 भाषाओं में मौजूद हैं। मामले से जुड़े दस्तावेजों के ट्रांसलेशन के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अनुवाद के लिए तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कोर्ट ने ये संकेत दिए हैं कि अनुवाद का काम पूरा होने के बाद इस केस में तेजी आ सकती है। जाहिर है इस केस में एक बात शीशे की तरह साफ है, वो ये कि इस केस का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, क्योंकि दोनों पक्ष आपसी रजामंदी के फॉर्मूले को खारिज कर चुके हैं। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात दरअसल उनका कर्म क्षेत्र है, और अपने कर्म क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसी कमी नहीं होने देना चाहते जिसकी वजह से आने वाले चुनाव में कोई भी असर पड़े। ऐसा लगता है जैसे कि पिछले 1 महीने में कम से कम 6 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा कर चुके हैं। अपने लोगों को, या यूं कहें कि गुजरात के लोगों को अपनी तरफ या भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं।
और अब सीधा हमला बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी पर भी, और ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी भी गुजरात के लोगों का भला चाहा ही नहीं। जाहिर सी बात है ये लड़ाई एक बड़े ही ऊंचे स्वर में हो रही है। इसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीति का स्तर जो आज है वो अपने आप में शायद स्तरविहीन हो चुका है। अड़चनें पैदा करने वाले आते ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की जहन में विकास के प्रति नफरत है। जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है, क्या ये आपका भला करेंगे क्या? धार वही, वार वही, तीर वही, कमान वही। रण गुजरात का है तो मोदी खूब गरजे। गुजरात गौरव यात्रा के मौके पर मोदी ने कांग्रेस के एक एक आरोप का जवाब अपने ही अंदाज में दिया। मैं तो एक मुख्यमंत्री था, अरे आपके पास पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत थी उस समय। कैसे कैसे षड्यंत्र किए थे आपने मुझे जेल में डालने के लिए। आपने तय किया था जब तक अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे मोदी तक पहुंच नहीं पाएंगे, और आज देख लिया सच कैसे उभर करके आ गया। हम कहां हैं, आप कहां हैं। करीब 1 घंटे से ज्यादा के भाषण में मोदी ने कांग्रेस को गुजरात विरोधी करार दिया। साथ ही विकास के मुद्दे पर सियासी लड़ाई लड़ने की चुनौती भी। बहुत इच्छा थी कि कभी कांग्रेस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत करे, लेकिन मैंने देखा है या तो कौमी सांप्रदायिक तनाव वाले इशू उठाना, लोगों को भड़काना, चुनाव निकाल देना, या तो जातिवादी जहर फैलाना, लोगों को बांटना, चुनाव निकाल देना, या तो लोगों को भ्रमित करना, चुनाव निकाल देना। विकास की कॉन्क्रीट बातों के आधार पर कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की। गुजरात का सियासी रण बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। ऐसे में मोदी भी कांग्रेस पर हमला बोलने की पूरी तैयारी के साथ आए थे। नर्मदा डैम के मुद्दे को उठाकर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। पंडित नेहरू ने जिस नर्मदा योजना का शिलान्यास किया था, लेकिन इसलिए आंख में वो चुभती थी क्योंकि सरदार सरोवर नर्मदा योजना की कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और यही कारण था कि उसको पूरा नहीं होने दिया गया। कोई कल्पना कर सकता है आज से 40-50 साल पहले ये नर्मदा योजना का काम पूरा हुआ होता तो आज गुजरात कहां से कहां पहुंचा होता? क्या ये किसी को सोचने के लिए जरूरत पड़ेगी क्या? लेकिन भाइयों बहनों, बेशर्मी के साथ झूठ की भी कोई हद होती है क्या? गुजरात चुनावों की तारीखों का ऐलान अभी होना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बीजेपी गुजरात के इस रण में जरा भी कमजोर दिखना नहीं चाहती। पूरा पटेल, न्यूज नेशन, गांधीनगर। और आखिरकार गाजियाबाद की डासना जेल से आरुषि के माता पिता यानी कि डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार बाहर आ गए। आरुषि और हेमराज के कत्ल के मामले में 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी किया है। रिहाई के इस फैसले पर सस्पेंस चल रहा था, लेकिन अंततः वो हुआ है। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है, लेकिन अभी कम से कम डॉक्टर दंपत्ति को राहत जरूर मिल गई है। गाजियाबाद की डासना जेल का दरवाजा कब खुलेगा और कब बाहर आएंगे आरुषि के मम्मी पापा डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार? जेल के बाहर गहमागमी और मीडिया कैमरों की मौजूदगी, वक्त जितने तेजी से गुजर रहा था, सस्पेंस भी बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर राजेश तलवार को लेने के लिए उनके परिवार के सदस्य आ चुके हैं। जिस सामने वाली गाड़ी में उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके वकील हैं, और दिनेश तलवार भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा गाड़ी भी आई है। यही वो वक्त था जब आरुषि मर्डर केस में बरी तलवार दंपति ने डासना जेल की दहलीज के बाहर दस्तक दी। 4 साल बाद जब राजेश और नुपुर तलवार बाहर आए तो जेल परिसर में सरगर्मी और तेज हो गई। हाथ में बैग थामे राजेश तलवार और उनके साथ सिर झुकाए नुपुर तलवार कार की तरफ बढ़ने लगी। कैद की काल कोठरी में 4 साल का वो वक्त, बेटी आरुषि का अधूरा इंसाफ, इन सब के बीच रिहाई का एहसास, तमाम सवालों के जवाब का इंतजार था। लेकिन बिना कोई बात किए तलवार दंपति कार में बैठकर घर की ओर रवाना हो गए।
और ये देखिए गाड़ी उनके यहाँ लग चुकी है। उनके भाई जो है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो उनके भाई हैं वो यहाँ पर है और जो दिनेश तलवार है वो यहाँ पर है। पुलिस द्वारा यहाँ पर चेन बनाई जा रही है जिससे कोई भी उनके पास ना पहुँच सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गाड़ी की तरफ उनको मूव किया जा रहा है। राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने डासना जेल को अलविदा कह दिया। जेल प्रशासन के मुताबिक राजेश तलवार ने जेल में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आते रहने का भरोसा दिलाया है। जेल से मुक्त होते समय उन्होंने, जैसा पहले भी मैं बता चुका हूं, उन्होंने कहा कि अगर हमको यहां पर अनुमति दी जाएगी तो हम कंटिन्यूअसली यहां पर आकर के अपनी सेवाएं देते रहें। नवंबर 2013 से तलवार दंपति अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। 12 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में तलवार दंपति को बरी कर दिया। इसके बाद सीबीआई कोर्ट में शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से रिहाई रुक गई थी और जब कोर्ट खुला तो परिवार वाले और वकील कोर्ट पहुंचे। हम लोगों ने कभी हिम्मत नहीं हारी, सबसे ज्यादा हमारे क्लाइंट्स ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आज दासना जेल इस बात का गवाह है कि हमारे क्लाइंट्स जब यहाँ आए उन्होंने यहाँ पर कितनी खिदमत करी। दासना जेल से रवाना होने के बाद राजेश और नुपुर तलवार नोएडा में अपने घर नहीं गए, बल्कि आरुषि के नाना के घर पहुंचे। सोसाइटी के बाहर भी भारी गहमागहमी रही। बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन तलवार दंपति यही रुकेंगे। रिहा होकर घर वापसी पर परिवार वालों ने खुशी जताई है। मुझे इस चीज से बहुत खुशी है कि उनको बिल्कुल क्लीन एक्विटल मिला है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो एकदम इनोसेंट हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि जो उनके अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ था वो आज समाप्त हो गया है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है, ये सवाल 9 साल बाद फिर से जिंदा हो गया, क्योंकि सीबीआई की तमाम थ्योरी इलाहाबाद हाईकोर्ट में टिक नहीं पाई और तलवार दंपति आज की तारीख में बेकसूर होकर घर लौटे हैं। आरुषि हेमराज हत्याकांड में बरी होने के बाद डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी तो हो गए, लेकिन एक सवाल पिछले 9 साल से आज भी बरकरार है कि आखिर आरुषि की हत्या किसने की और क्या भविष्य में कभी इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दासना जेल, गाजियाबाद। महेंद्र सिंह धोनी, यह नाम अपने आप में इतना चर्चित है कि शायद इसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन धोनी की नन्ही सी परी जीवा अपने पापा से कहीं 2 कदम आगे ही निकल रही है। फुटबॉल के मैदान में दनादन गोल दागे जा रहे थे और तब धोनी की बेटी जीवा दर्शकों के बीच में पहुंची और उसके बाद उसने जो किया वो किसी भी व्यक्ति का दिल जीत सकता है। धोनी का हर अंदाज निराला होता है। माही जहां भी जाते हैं उनका मैजिक चलने लगता है और फुटबॉल के मैदान पर भी वही हुआ। धोनी ने अपने दमदार खेल से सबको दंग कर दिया। वैसे सिर्फ धोनी ने ही नहीं बल्कि उनकी नन्ही परी जीवा ने भी अपने क्यूट अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। दरअसल जब बॉलीवुड स्टार के साथ धोनी का फुटबॉल मैच खत्म हुआ तो जीवा ने फुटबॉल खेलकर थके पापा को ग्राउंड पर पानी पिलाया और वो भी बेहद नटखट अंदाज में। मैच खत्म होने के बाद धोनी की बेटी जीवा हाथ में पानी की बोतल लिए हुए मैदान पर आई। धोनी अपनी बेटी जीवा के हाथ से पानी पीना चाह रहे थे, लेकिन जीवा ने शरारत करते हुए पहले तो पानी की बोतल को धोनी की ओर बढ़ाया और फिर तेजी से पीछे मुड़कर धोनी से दूर हो गई। हालांकि 1-2 बार पापा के साथ मस्ती करने के बाद जीवा ने अपने हाथों से धोनी को पानी पिलाया। धोनी जीवा का ये मस्ती भरा वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इतना ही नहीं, जब धोनी मैदान पर फुटबॉल की स्किल दिखा रहे थे तो बेटी जीवा भी मैदान से बाहर फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस कर रही थी। जीवा को जैसे जैसे शॉट लगाने के लिए कहा जा रहा था वैसे ही वो पैर चला रही थी और फिर फुटबॉल में भी किक मार दी। ये तो हुई मैच की बात जहां धोनी और उनकी बेटी जीवा ने धमाल मचाया। वैसे इस मैच से कुछ घंटे पहले भी बेटी जीवा के साथ धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लड्डू के लिए जीवा के साथ फाइट करते नजर आए थे धोनी। धोनी और जीवा एक साथ लड्डू खाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में धोनी अपने मुंह में बेसन का लड्डू पकड़े हुए हैं और उनकी बेटी जीवा भी लड्डू खाने की कोशिश कर रही है और फिर दोनों एक साथ लड्डू खाते भी हैं। धोनी ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा था अटैक ऑन बेसन लड्डू और धोनी जीवा का ये वीडियो भी वायरल हो गया था। यानी जहां भी धोनी हो धमाल होना तय है।